हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? डियर फ्रेंड्स, क्लास 9 की बुक हिस्ट्री सोशल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके चैप्टर नाजिज एंड द राइज ऑफ हिटलर पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये वीडियो नंबर 7 है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिटलर पावर्स में आने के बाद किस प्रकार डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी किया, और यहीं से उसके अंदर का जो बैठा हुआ एक डिप्लोमेटिक मैन है वो उभर करके सामने आता है। वो तब तक शांत रहता है फ्रेंड्स जब तक कि वो पावर में नहीं आता है। वो राष्ट्रभक्त है, जर्मनी के प्रति उसके नेशनलिज्म स्ट्रीम पर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अपमान को देखा है। ट्रीटी ऑफ वर्साय में जो वीमर रिपब्लिक ने साइन किया उस अपमान को देखा है। अब कितना एक अच्छा वक्ता के रूप में जनता के बीच में एकदम मैजिक की तरह जनता को मोटिवेट करता है। मोटिवेट करने के बाद जनता उसे वोट देती है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, सबसे बड़े लीडर के रूप में नाजी पार्टी 37% का वोट जीत करके आती है। इसलिए 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग, कौन? जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ने चांसलरशिप का पोस्ट हिटलर को ऑफर किया, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी थी। हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी। चांसलर किसे कहते हैं बच्चों? एज वेल एज लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, वही पोस्ट जर्मनी के पार्लियामेंट्री सिस्टम में चांसलर का है। तो इतने बड़े पद को वो प्राप्त करता है और यहां पर आने के बाद खुल करके अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है। वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सत्ता में आया था, लेकिन वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वर्क नहीं करता है, बल्कि अपने पावर का मिसयूज करता है। देश को तरक्की के पथ पर वो अपने वसूलों पर ले जाना चाहता है। इसके लिए चाहे जर्मनी की जनता को कुचलना भी क्यों न पड़े, एक स्पेशल वर्ग को जिसे जर्मन नॉर्डिक आर्यंस कहते हैं, वो खुद उसी से बिलोंग करता है, उसी से प्रेम करता है। और जो ज्यूज हैं, कम्युनिस्ट हैं, स्पार्टाकिस्ट हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है, उनसे हेट करता है। वो चाहता है कि इस देश में नहीं रहेंगे ये ज्यूज, यहूदी, वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स हमारे देश के अपमान के कारण है। हमारे देश इकोनॉमिकल बैकवर्ड हुआ है। एलिट पावर के द्वारा एक अपमानजनक ट्रीटी पर सिग्नेचर कराया गया, तो उसमें इन सभी का हाथ है। अब आप देखिए ये क्या कर रहा है? सस्पेंडेड सिविल राइट्स ऑफ पीपुल। लोगों के सिविल राइट्स को सस्पेंड कर देता है। क्या? स्पीच बोलने की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता, असेंबली करना, मीटिंग करना। जबकि डेमोक्रेसी में किसी की वॉइस ऑफ फ्रीडम सस्पेंड नहीं हो सकती है जब तक ये न साबित हो कि वो देश के प्रति कोई ऐसा वर्क कर रहा है जिससे देश की डेमोक्रेसी को, सॉवरेनिटी को कोई खतरा न हो। लेकिन आम पब्लिक की आवाज को बंद कर देना, प्रेस की आवाज को कुचल देना। प्रेस क्या है? इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। एक मजबूत पार्लियामेंट्री सिस्टम में, एक मजबूत डेमोक्रेसी में प्रेस का आजाद होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां पर जर्मनी के चांसलर हिटलर ने प्रेस की आवाज का भी दम घुट दिया। और मिस्टीरियस फायर्स इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से जर्मनी की पार्लियामेंट में राइखस्टाग में एक आग लग जाती है। वो एक मिस्टीरियस है। आग क्या
किसी बाहरी व्यक्ति ने लगवाई या स्वयं हिटलर के द्वारा की गई, उसके फॉलोअर्स ने किया। बहुत कुछ इतिहास के पन्नों के खंगालने से लगता है कि इसके पीछे हिटलर का ही हाथ है। बड़े पॉलिटिकल लीडर्स प्राय ये देखने को आता है, विश्व के इतिहास में आप जितना पढ़ेंगे तो लगता है कि कुछ काम वो खुद करते हैं, इल्जाम दूसरे पर लगता है मात्र इसलिए कि सत्ता में वो अपनी मनमानी कर सके, दूसरों पर बैन लगा सके। वही काम हिटलर ने अपने सत्ता में आने के बाद किया कि जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लगवाता है और एक फायर डिक्री आदेश जारी करवाता है 28 फरवरी 1933 को। फायर डिक्री क्या है? एक अग्नि अध्यादेश 28 फरवरी 1933 को। इस फायर डिक्री के द्वारा persecutions of the people at concentration camp, the repression of communists, not only the communist, we can say the also socialist, democratic, all the group of belong to Weimar Republic, are supporter of the Weimar Republic। जो भी सपोर्टर थे वाइमर रिपब्लिक को, सभी को कंसंट्रेशन कैंप में हिटलर डलवा देता है। कंसंट्रेशन कैंप क्या है? एक आइसोलेटेड एरिया, आगे भी हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। एक आइसोलेटेड एरिया जहां पर इलेक्ट्रिक वायर्स दौड़ते रहते हैं, आर्मी को फेंक देता है, दम घुट करके मर जाता है, या इलेक्ट्रिक वायर्स से करंट फ्लो करते हैं, वो मर जाते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो हिटलर में, हिटलर की विचारधारा में, हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी के अगेंस्ट खड़े होते हैं? उन सभी को कंसंट्रेशन कैंप में, ये तो भी फायर डिक्री के आदेश से परसिक्यूशन किया उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ऐसा किया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। और आगे भी चल करके आप लगातार देखिए इस चैप्टर में कि वह मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा हिटलर हत्यारा साबित होता है। इसीलिए 20वीं सेंचुरी के जब जब नायक और खलनायकों की बात आती है, हो सकता है कि हिटलर एक अच्छा राष्ट्रभक्त अपने देश के लिए रहा हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर वह एक खलनायक के रूप में उभरता है। वह अपने तरीके से विकास चाहता है, लेकिन वह विकास किस काम का, जो कई वर्गों को नस्तनाबूद कर देता है, कई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर देता है और लोगों को एक एक करके कंसंट्रेशन कैंप में, गैस चेंबर में भर देता है, जहां लोगों की दम घुट करके मौत होती है। फिर इनेबलिंग एक्ट पास कर देता है। इसी के तहत एक इनेबलिंग एक्ट पास कर देता है 3 मार्च 1933 को, और इससे एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुना गया शासक हिटलर बिकम द डिक्टेटरशिप अर्थात तानाशाह, एक लोकतांत्रिक देश में तानाशाह। यस, यह इनेबलिंग एक्ट ने उसको डिक्टेटर बना दिया। ये एक तरह से हिटलर खुद पास करा करके उन सारी चीजों पर बैन लगा देता है जो उसकी सत्ता के खिलाफ, जो उसकी पार्टी, नाजी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, स्पीच करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस में लिखना चाहते हैं या असेंबलिंग करते हैं। जनरल पीपल अपना असेंबलिंग कर सकते हैं, नया गैदरिंग कर सकते हैं, न तो पावरफुल स्पीच दे सकते हैं या किसी भी प्रकार का सरकार के खिलाफ स्पीच नहीं दे सकते हैं, प्रेस वाले लिख नहीं सकते हैं। सभी के ऊपर इस इनेबलिंग एक्ट के तहत डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर दिया। नॉट ओनली यही तक नहीं, बल्कि वो पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन बैंड एक्सेप्ट नाजी पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जैसा आपने देखा है कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, स्पार्टाकिस्ट लीग जो बना कम्युनिस्ट विचारधारा के शुरुआती दौर के, उन सब पर बैन लगा देता है एक्सेप्ट नाजी पार्टी के। ट्रेड यूनियंस नहीं बनाने देता डेमोक्रेसी में, जबकि ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट्स यूनियंस और लेबर यूनियन, सब प्रकार की यूनियंस, बच्चों आज़ादी है डेमोक्रेसी में, हर कोई अपनी बात को जनता अपने यूनियन के द्वारा या जैसे उसे उचित लगता है सरकार तक अपनी बात, अपनी समस्या को, अपने दर्द को, अपने राइट्स को रखती है। लेकिन यहाँ पर हिटलर ने सभी कुछ छीन लिया। हिटलर कैन इग्नोर साइडलाइन, इग्नोर करना क्या, पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री, वो सारे पार्लियामेंट्स के रूल रेगुलेशंस को एकदम इग्नोर करता, साइड कर देता। मैं ही सब कुछ है, मतलब
वही कहता है कि हिटलर की आइडियोलॉजी, हिटलर की पार्टी की आइडियोलॉजी ही एक है, वन मैन वन पार्टी वन रूल्स, वन मैन ए बाउंड्री फोर्स ऑफ द जर्मनी। इसी के बल पर वो सब कुछ कर रहा है। अब उसकी आवाज पर लगाम लगाने वाला भी कोई नहीं है। 1 ईयर्स के बाद वहां के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग का भी डेथ हो जाता है और वह स्वयं प्रेसिडेंट भी है। अब सब कुछ है, चांसलर, प्रेसिडेंट, तानाशाह हो गया हर प्रकार का, कोई उस पर रोक टोक लगाने वाला नहीं। इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट होती है, जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट होती है, आर्मी जो इंडिपेंडेंट होती है देश की सुरक्षा के लिए, आर्मी जजमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर बॉडी को बैलेंस करने के लिए, जुडिशरी, इस सभी कुछ वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिटलर। सभी कुछ हिटलर के कंट्रोल में है। हिटलर के बगैर कोई बोल नहीं सकता है, कोई लिख नहीं सकता है, कोई जजमेंट नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो उसके लिए सजा है। वो सजा क्या है? वही कंसंट्रेशन कैंप। एंड हाउ टू कंट्रोल, कैसे इतने बड़े व्यवस्था को उसने, बड़े तानाशाह ने कैसे कंट्रोल किया, कैसे प्रेस पे बैन लगाया, कैसे वहां की जुडिशरी पे बैन लगाया। तो सच ये है कि उसने अपनी जो ट्रूप्स बना रखे थे, ट्रूप्स मीन्स जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, उसके जैसे ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो, सेक्रेट स्टेट पुलिस, जो गेस्टापो एक सेक्रेट पुलिस होती है, हिटलर की बात को मानते हैं, या हिटलर ऐसे लोगों को सैनिक के रूप में, गेस्टापो सेक्रेट पुलिस के रूप में भर्ती करता है जो देश हित के लिए उसकी नजर में अच्छे हो। किसके नजर में? हिटलर और उसकी पार्टी, नाजी पार्टी की नजर में। अगर जो लोग नाजी पार्टी या हिटलर के अगेंस्ट बोलते हैं, ये सेक्रेट पुलिस उन्हें भेष बदल करके बीच बीच में हर जगह जाती थी, सजा देती थी, उनको पकड़ करके लाती थी। एकदम टेरर सा फीलिंग्स पूरे जर्मनी में फैल गए, चारों तरफ हिटलर के नाम से लोग कांपने लगे। अब आप समझो, वो अपने ढंग से विकास, किस प्रकार का विकास, अपने ढंग से विकास चाहता है। कौन सा डेवलपमेंट? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कंट्री का उसका खोया हुआ भाग्य वापस लाना चाहता। मैं बार बार प्रीवियस वीडियो में क्या कहा कि वाइमर रिपब्लिक ने जर्मनी की डिग्निटी का, उसके सम्मान का, उसके गौरव को, प्रतिष्ठा को ट्रीटी ऑफ वर्साय में दांव पर लगा दिया। वो नवंबर का क्रिमिनल्स है। इसलिए ये तभी संभव है जब सत्ता बदले। वहां के बेरोजगारों के पास जॉब नहीं है, ये तभी संभव है जब सत्ता बदले, जब हिटलर की सरकार आए, जब नाजी पार्टी की सरकार आए। गजब का जादू होता था हिटलर की स्पीच में, बहुत भाषा का भी बहुत धनी था, बहुत कसावट थी। अब आप सोचिए कि हिटलर की जर्नी कहां से कहां गई। एक डिक्टेटर बन करके पूरे अपने देश पर कब्जा कर लिया और कंटिन्यू उसकी जो इंटरनल पॉलिसी है या उसकी फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ उसी के माइंड से, उसी की पार्टी के माइंड से चलती है। यहाँ तक बात हुई किस प्रकार सत्ता में आया और फिर किस प्रकार डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का उसने रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया, उसके रूल्स क्या थे, उसके वसूल क्या थे, एक एक करके वीडियो देखते जा रहे हैं हम लोग। आशा है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कंटेंट एकदम क्लियर होना चाहिए। हमने ऐसा बनाया सिस्टमेटिक वे में, सारे वीडियो अपलोड्स हैं, आप क्रम से देख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज दीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you for once again watching video.